हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कशन करने के बाद इस क्लास में हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो वॉच केमिस्ट्री ऑनर्स वीडियोस, केमिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव, फिजिक्स जेनरिक इलेक्टिव फ्रॉम आवर ऐप. You can download our app from Play Store by searching Soul of Chemistry. Soul of Chemistry. इसका टैगलाइन होता है लेट्स लर्न. चलिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ते हैं एंड आगे जाके वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च अदर साइंस कोर्सेस फॉर ग्रेजुएशन आल्सो, राइट? एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, आज चलिए हम डिस्कशन करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में. बिफोर दैट, व्हाट इज आइसोमरिज्म ये तो आप लोगों को पता ही होगा. व्हेन द सेम फार्मूला रिप्रेजेंट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, टू डिफरेंट कंपाउंड्स, देन वी थिंक अबाउट आइसोमरिज्म. तब ही आइसोमरिज्म की बात आता है. सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर को मीन करना, उधर ही आइसोमरिज्म की बात आता है. वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म के बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं. आज जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है वो कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन के लिए हमको मिलता है. यानी ये जो है मेरे सामने, जैसे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन इसका क्या था, इथेन का, और कुछ भी एक अल्केन कंपाउंड को न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमको पता है. माय डियर फ्रेंड्स, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कैसे और क्यों आता है? क्योंकि ये जो इथेन करके हम इसको समझ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका हाइड्रोजन हमेशा इस डायरेक्ट, ये जो ऊपर वाला कार्बन जिसको हम डॉट या सेंटर ऑफ सर्कल करके रिप्रेजेंट करते थे न्यूमैन प्रोजेक्शन में. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कार्बन का ये जो हाइड्रोजन बस इसी ही डायरेक्शन में फिक्स रहेगा क्या? नहीं, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड में कार्बन रोटेट कर सकता है. तो मतलब ये कार्बन का जो हाइड्रोजन, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन में कुछ एंगल मेंटेन होगा, और एंगल मेंटेन होने से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन है वो एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन, कितना ज़्यादा और कम रिपल्सन है, वो चेंज होता रहता है. ये चेंज होने से मॉलिक्यूल का एनर्जी भी चेंज हो जाता है. इसके बारे में ही कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हम डिस्कशन करेंगे. तो पहले तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कैसे आता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द सेम फार्मूला obtained due to the rotation around the single bond is called the conformational isomerism, and different structure obtained in this way are called conformational isomers or conformers. Did you get it now? Okay, so we'll just write now about what is actually conformational isomerism. The isomers obtained due to the rotation around carbon single bond are called the conformational isomers, or conformers. ओके, एग्जाम्पल किसका लेंगे हम? इथेन का. ठीक है, क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन तो हम मॉडल से देख रहे थे.
क्या क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर हमको मिल सकता है, कितना कन्फॉर्मेशनल आइसोमर हमको मिल सकता है? ढेर सारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर हमको मिल सकता है सेम कंपाउंड का। इस इथेन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हमको मिल सकता है। कैसे कि नीचे जो कार्बन है इसको फिक्स रख के अगर मैं ऊपर जो टॉप कार्बन है इसको मूव कराऊं डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। कितना स्ट्रक्चर मिलेगा? जितना छोटा छोटा एंगल ले रहा हूं मैं उतना नया नया कन्फॉर्मेशनल आइसोमर मुझे मिलता है। क्योंकि इधर और इधर जो हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन का हाइड्रोजन और नीचे कार्बन का हाइड्रोजन में जो डिस्टेंस रहता है, जो एंगल ऑफ सेपरेशन रहता है, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता और कमता रहता है और डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर मुझे मिलता है। जैसे कि पहले अगर मैं इधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं, ताकि क्या हो जाएगा कि इस नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन के ऊपर ठीक ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन रह जाएगा, मतलब इनके बीच में एंगल 0 रहेगा। ऊपर वाला कार्बन का ठीक हाइड्रोजन के नीचे वाला कार्बन का ये हाइड्रोजन रह जाएगा, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इधर होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं रे? एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। कैसे होता है और एक बार मैं बोलता हूँ। अगर ऊपर जो कार्बन है जिसको ए से देख रहे थे टॉप कार्बन, और जिसको सर्कल में सेंटर जो है वो सेंटर का कार्बन से जिसको रिप्रेजेंट करते थे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, वो ऊपर का कार्बन का हाइड्रोजन अगर नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन के ठीक नीचे रह जाएगा, तो अभी हम बोलेंगे ये कार्बन का हाइड्रोजन और नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन में एंगल 0 है। तब ये पास पास रहने के वजह से ज़्यादा रिपल्सन होता है इस मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल का रिपल्सन का एक्सटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना एनर्जी बढ़ जाएगा, उतना कम हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी। अभी फिर मैं घुमाता रहूँगा, इस ऊपर का जो कार्बन है घुमाता रहूँगा। ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि ये जो ठीक तरह से देखना है, ये जो कार्बन का ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन ना, इसका ऊपर अगर मैं ऐसे लेके आऊँगा ना, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा और ये ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन नीचे वाला कार्बन का 2 हाइड्रोजन के ठीक बीचों बीच रह जाएगा। तब इस इथेन में सबसे कम रिपल्सन होगा। तब तक के लिए हम पूरा ये जो कार्बन को कितने डिग्री रोटेट कर सकते हैं? 360 डिग्री। और ऊपर कार्बन में कितना हाइड्रोजन और नीचे कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? कुल मिला के 6 हाइड्रोजन है। तो एक्चुअली एक सिमेट्रिक बॉन्ड एंगल का, सिमेट्रिक एंगल का रोटेशन करें तो कितना रोटेशन कर सकते हैं? 60 डिग्री, 360/6। तो पहले जब ये ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन के ठीक नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन रह रहा था तो वो हम बोल रहे थे एंगल ऑफ रोटेशन 0। फिर जब इधर से 60 डिग्री रोटेशन करते हैं तो ये जो नीचे वाला कार्बन का 2 हाइड्रोजन है, ये जो नीचे वाला कार्बन का 2 हाइड्रोजन है, इसके ठीक बीचों बीच ऊपर वाला ये जो हाइड्रोजन है ये रह जाता है। तब ये मॉलिक्यूल का सबसे कम रिपल्सन होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी आता है और सबसे कम एनर्जी भी रहता है। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। और ये एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन के बीच में जो रह गया, 0 नहीं 60 नहीं, 0 और 60 के बीच में जो एंगल्स आ गए, इसको बोलते हैं स्क्यू और गॉस फॉर्म्स। तो अभी क्या करेंगे? 0 डिग्री को दिखाएंगे। जब एंगल 0 डिग्री था, ऊपर वाला कार्बन नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन पूरा ऊपर नीचे रहते थे, वो एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, लीस्ट स्टेबिलिटी, हायर एनर्जी। जब 60 डिग्री कन्फॉर्मेशन हमारा आ गया, जब ऊपर का कार्बन का हाइड्रोजन नीचे वाला कार्बन का 2 हाइड्रोजन के बीचों बीच रह रहा है, इसको बॉन्ड एंगल रोटेशन हम 60 बोलते हैं। लीस्ट एनर्जी, मोस्ट स्टेबिलिटी एंड जिसको हम बोलते थे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। और बीचों बीच जो आएगा वो स्क्यू और गॉस फॉर्म्स। इसको हम आगे देखेंगे क्या आता है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म कैसे दिखाते हैं वैसे दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पहले जैसे कि हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन पता है, ये था ऊपर का कार्बन, नीचे का कार्बन,
ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये नीचे हाइड्रोजन इसका है। इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे दिखाते थे बाबा? एक सर्कल लेते थे, इसका सेंटर रहता था, ये सेंटर हमारे लिए क्या होता था रे? टॉप का कार्बन होता था, इसका H, इसका हाइड्रोजन हम ऐसे दिखाते हैं H H एंड H बाबा, और नीचे वाला कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते थे। अभी हम क्या करेंगे, इधर से हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर से हाइड्रोजन लिखेंगे और फिर इधर हाइड्रोजन लिखेंगे। तो इधर दे देंगे क्या रे? बॉन्ड एंगल कितना है इधर? बॉन्ड एंगल है 0 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 0 डिग्री। तो इस कन्फर्मेशन में जब ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन के ठीक नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन आ जाता है, हाईएस्ट रिपल्सन in the molecule, highest repulsion in the molecule, highest energy of the molecule, highest energy of the molecule। ये 0 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो मतलब इधर भी 0 डिग्री है और इधर भी 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब 2D में तो 0 डिग्री दिखाएंगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे लिख के बॉन्ड एंगल 0 डिग्री दे देते हैं, लिख देते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि ये ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन के नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन ठीक है, 0 डिग्री करके दिखाते हैं। क्योंकि नहीं तो दिखाए, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो ठीक इसके नीचे और एक हाइड्रोजन को लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर का लाइन नीचे का लाइन एक ही हो जाएगा, दिखाने में तकलीफ होगा, इसलिए ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो जब मॉलिक्यूल का एनर्जी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाता है, लीस्ट स्टेबिलिटी। इसको क्या हम बोलते हैं, क्या कन्फर्मेशन बोलते हैं? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं रे? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, फिर आता है स्टागर्ड कैसे? फिर एक लेंगे, ये बन गया हमारे लिए सर्कल। ठीक है, ये है इसका सेंटर का 3 हाइड्रोजन को पहले दिखा देना चाहिए। अभी ठीक ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट में सर्कल में एक लाइन खींचो, ये हाइड्रोजन के ठीक ऑपोजिट में एक लाइन खींचो, ये हाइड्रोजन के ऑपोजिट में एक लाइन खींचो और हर एक लाइन में हाइड्रोजन ऐड कर दो, ताकि ये रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा नीचे वाला कार्बन, डॉट या सेंटर रिप्रेजेंट करेगा ऊपर वाला कार्बन। तो अभी ये जो एंगल कितना है? 0 डिग्री से पहुंच गए 60 डिग्री। So maximum distance between hydrogen of top and bottom carbon, top and BOTTOM लिखा हुआ है, बॉटम कार्बन। सो इसलिए लोएस्ट रिपल्सन रहता है, लोएस्ट रिपल्सन रहेगा तो लोएस्ट एनर्जी रहेगा, तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी भी रहेगा। इस दोनों के बीच में इसको इसीलिए बोलते हैं स्टागर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं रे? स्टागर्ड कन्फर्मेशन। और एक्लिप्स्ड एंड स्टागर्ड कन्फर्मेशन के बीच में जो है उसको बोलते हैं क्या रे? स्क्यू और गॉस। ऐसे ढेर सारे रह सकते हैं, जैसे कि ये बन गया सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, इसको एच 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 करके पहले दिखा दो 120 डिग्री एंगल करके सबको। अभी ये 120 120 120, अभी इधर दिखाना है एक, इधर दिखाना है एक और इधर दिखाना है एक। मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। से ये जो हाइड्रोजन ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन नीचे वाला कार्बन का हाइड्रोजन में
से 30 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्क्यू और गॉस फॉर्म्स। इसको बोलते हैं क्या रे? स्क्यू और गॉस फॉर्म्स। ठीक है, ये बनता है, ये वाला है स्टागार्ड फॉर्म, ये वाला है एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये बनता है स्क्यू और गॉस फॉर्म्स। ठीक है, अभी इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसे दिखाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? पहले हम किधर से शुरू किए थे? पहले हम एक्लिप्स्ड से शुरू किए थे, जिधर ऊपर कार्बन का हाइड्रोजन नीचे कार्बन का हाइड्रोजन के ठीक ऊपर रहता था। तो इसको हम बॉन्ड एंगल के जो एंगल ऑफ रोटेशन क्या रिप्रेजेंट करते थे? 0 डिग्री, जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन था। फिर हम क्या करते थे? 60 डिग्री में क्या आता है? पहले 60 में स्टागर्ड कन्फर्मेशन आ रहा था, और इस 0 डिग्री से 60 डिग्री तक आने से ढेर सारा स्क्यू फॉर्म मिलता था। फिर 60 डिग्री से अगर 120 डिग्री में बॉन्ड एंगल रोटेट कर दूं, तो फिर एक बार ऊपर कार्बन का हाइड्रोजन नीचे कार्बन का हाइड्रोजन के ठीक नीचे और ठीक ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ऊपर नीचे आने से फिर एक बार एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगा, फिर 60 डिग्री रोटेशन करूंगा, फिर ये ऊपर कार्बन का हाइड्रोजन नीचे जो कार्बन का 2 हाइड्रोजन के ठीक बीच आ जाएगा, फिर ये स्टागार्ड कन्फर्मेशन आएगा। तो 60 डिग्री रोटेशन ऐसे करते रहेंगे, तो एक बार स्टागार्ड, फिर एक्लिप्स्ड, फिर एक बार स्टागार्ड, फिर एक्लिप्स्ड, ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर मिलता रहेगा। तो हम इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में शो करेंगे और क्लास एंड करेंगे। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इधर लिख लेंगे मॉडरेट एनर्जी, मॉडरेट स्टेबिलिटी, मॉडरेट एनर्जी, मॉडरेट स्टेबिलिटी। यस, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब लेंगे एनर्जी प्रोफाइल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इधर हम एनर्जी लेंगे, इधर हम एंगल ऑफ रोटेशन लेंगे। ये सोचो कि अभी इधर से हमको शुरू करना है कि ये है बॉन्ड एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री। तो हमारा जब 0 डिग्री था तब मॉलिक्यूल का एनर्जी सबसे ज़्यादा हो रहा था। ये इधर से हम शुरू करेंगे और फिर ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे चलेंगे। तो ये 0 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। जब सबसे एनर्जी ज़्यादा था, वो किस कन्फर्मेशन को वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ज़्यादा एनर्जी जब ऊपर कार्बन का हाइड्रोजन नीचे कार्बन का हाइड्रोजन के ठीक ऊपर रहता था, एंगल ऑफ रोटेशन जिसको हम बोलते थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड भूल से लिख दिया था मैं। अभी 60 डिग्री के बाद ये जो एक्लिप्स के बाद क्या आ रहा था? 60 डिग्री के बाद ये एनर्जी नीचे हो गया। मॉलिक्यूल का एक्चुअल एनर्जी जितना है वो सबसे नीचे एनर्जी रहता है, सबसे कम एनर्जी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ये वाला जो कन्फर्मेशन इधर क्या समझाता है? इसको इधर ये इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये बनेगा स्टार, ये रहेगा ये बनेगा सर्कल। सर्कल के बीच में हमारे लिए है जो ऊपर का हाइड्रोजन, ऊपर का कार्बन को सर्कल का सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे का कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर बॉन्ड एंगल कितना रहता था रे?
60 डिग्री, इसको हम क्या बोलते थे, ये है स्टागार्ड कन्फर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर इधर जो क्या आता है, स्टागार्ड कन्फर्मेशन। जैसे कि मैं मॉडल से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, हर 60 डिग्री से अगर हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से शुरू करेंगे और 60 डिग्री करके रोटेशन करेंगे तो एक्लिप्स्ड मिलेगा, फिर 60 डिग्री से स्टागार्ड, फिर 60 डिग्री से एक्लिप्स्ड, फिर 60 डिग्री से स्टागार्ड, ऐसे स्टागार्ड एक्लिप्स्ड मिलता रहेगा। तो पहले एक्लिप्स्ड था 60 डिग्री से, इधर 60 डिग्री से स्टागार्ड मिला, फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर हाइड्रोजन, ऊपर का कार्बन का हाइड्रोजन, नीचे का कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर नीचे आ जाएंगे, ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, लीस्ट स्टेबिलिटी आ जाएगा। वो इस पॉइंट को समझाएगा। मतलब इधर कितना आएगा बॉन्ड एंगल, इधर बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री, 0 60 120 डिग्री। फिर इधर नीचे फिर एक स्टागार्ड आ जाएगा। इधर क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस मॉलिक्यूल को, मतलब वही एक्लिप्स्ड स्टागार्ड ऐसे करके चलेंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल, सेंटर का ऐसे 3 हाइड्रोजन और नीचे वाला कार्बन जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे हाइड्रोजन दिखाना है। और ये हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री है। ये क्या बोलते हैं, इसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। फिर एक्लिप्स के बाद जो ये है, ये क्या है, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 0 60 120 प्लस 60 मीन्स 180 डिग्री। इधर फिर क्या कन्फर्मेशन आ जाएगा, वही स्टागार्ड कन्फर्मेशन आ जाएगा। ठीक है ना। ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इथेन मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू conformational isomerism. I hope my friends you got it clearly. Keep supporting me. Bye bye.